हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज हम क्रिमिनोलॉजी से ही रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम क्राइम कॉजेशन के फैक्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं। यानी किसी आपराधिकता के क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या कारक हो सकते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, वो सब आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। थ्योरीज ऑफ क्राइम कोजेशन को डिस्कस करने से पहले, यानी क्राइम के कोजेशन की आपराधिकता के कारण के क्या क्या सिद्धांत हैं, क्या क्या थ्योरीज हैं, उनको डिस्कस करने से पहले फैक्टर्स को जानना ज़रूरी है कि वो कौन से कारक हैं जो आपराधिकता को प्रभावित करते हैं। तो आज की वीडियो में चलिए इसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। साथ ही हम इस वीडियो में समझेंगे मल्टीपल फैक्टर ऑफ थ्योरी ऑफ क्राइम कोजेशन, यानी क्राइम कोजेशन के लिए जो मल्टीपल फैक्टर थ्योरी है वो क्या है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो जिम्मेदार बताए गए हैं आपराधिकता के लिए मल्टी फैक्टर थ्योरी के अंदर, वो भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बट आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि क्रिमिनोलॉजी और पेनोलॉजी के जो नोट्स हैं वो तैयार हो चुके हैं, जो हिंदी लैंग्वेज में और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हैं और पीडीएफ फॉर्म में है, जिनको आप प्रिंट करा सकते हैं। अगर आपको क्रिमिनोलॉजी पेनोलॉजी के नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके केवल 100 रुपीज़ में क्रिमिनोलॉजी और पेनोलॉजी के नोट्स ले सकते हैं, जिसमें आपको जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हैं क्रिमिनोलॉजी और पेनोलॉजी के, वो सब आपको नोट्स में मिल जाएंगे। फैक्टर्स ऑफ क्राइम कोजेशन यानी आपराधिकता के कारक। तो बहुत सारे कारक जो हैं जिम्मेदार हो सकते हैं किसी भी अपराध के लिए। देखिए, जब कोई अपराध किया जाता है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही कारक जिम्मेदार हो। बहुत सारी परिस्थितियां मिलकर ही अपराध के लिए एक अनुकूल स्थिति पैदा करती हैं, जिस कारण कोई व्यक्ति अपराध करता है। अब यहाँ पर बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इनको हमने अलग अलग में डिवाइड किया है। सबसे पहले है भौतिक स्थितियाँ, फिजिकल कंडीशन। किसी की फिजिकल कंडीशन ऐसी है कि वो अपराध करता है, वो उसका कारण बनता है। दूसरा है पारिवारिक स्थितियाँ, फैमिली कंडीशन। सामाजिक कारण यानी कि सोशल रीज़न। आर्थिक स्थितियाँ जो इकोनॉमिक कंडीशन होती हैं। फिफ्थ है राजनीतिक परिस्थितियाँ यानी कि पॉलिटिकल कंडीशन। और 6 है मनोवैज्ञानिक कारण यानी कि साइकोलॉजिकल रीजंस। अब इनके अंदर क्या क्या आएंगे ये हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे भौतिक स्थिति की, यानी कि किसी भी व्यक्ति की अगर फिजिकल कंडीशन ऐसी है कि उस कारण वो अपराध कर रहा है, तो वो उसका फिजिकल स्थिति के अंदर आएगा। अब फिजिकल कंडीशन को हम व्यक्तिगत कारण भी कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति, मान लीजिए उसका पैर खराब है या किसी का हाथ खराब है। अब उसकी फिजिकल कंडीशन ऐसी है कि किसी ने उसको कुछ बोल दिया, डायरेक्टली उसको लंगड़ा बोल दिया या लूला बोल दिया, तो इससे क्या हुआ, उसको दुख पहुंचा और वो सामने वाले से बदला लेना चाहता है। तो ये हो गई उसकी फिजिकल कंडीशन, जिस कारण उसने एक क्राइम कमिट किया और उसने सामने वाले से बदला लिया या किसी व्यक्ति का मर्डर कर दिया या कोई और क्राइम कर दिया। तो इससे क्या हुआ, ये सब फिजिकल कंडीशन है, भौतिक कंडीशन है। इनको हम व्यक्तिगत कारण भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर जो फिजिकल कंडीशंस हैं, इसमें हम जो अपराध शास्त्री लोम्ब्रोसो थे वो इसके प्रबल समर्थक थे। उनका कहना था, यही पहले व्यक्ति थे, पहले समझिए, कि जिन्होंने कहा था कि अपराधियों की शारीरिक और मानसिक स्थिति सामान्य लोगों से अलग होती है। अब यहाँ पर लोम्ब्रोसो जो थे ये इटली से थे। तो इन्होंने जो पॉजिटिव स्कूल दिया है क्रिमिनोलॉजी में, उसमें इनकी जो थ्योरी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन्होंने ये बताया है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो जन्मजात अपराधी होता है, मतलब बॉर्न क्रिमिनल होता है। अगर कोई व्यक्ति क्रिमिनल है तो उसकी जो स्थिति होगी, उसकी जो शारीरिक बनावट होगी, वो ऐसे लोगों से बिल्कुल अलग होगी जो क्रिमिनल नहीं है। ऐसा कहना था लोम्ब्रोसो का। और बहुत सारे और भी ऐसे क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने शारीरिक कारणों को ही किसी व्यक्ति के अपराध का कारण माना है। अब जो लोम्ब्रोसो ने बताया है कि कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है तो वो अपने शारीरिक कारणों से करता है, तो इन चीज़ों को हमने इन भागों में, मतलब आप डिवाइड करके देख सकते हो। सबसे पहले लोम्ब्रोसो ने बताया आयु की बेसिस पर, मतलब किसी व्यक्ति की जो एज है वो कैसे उसको अपराध करने के लिए जिम्मेदार होती है, ये बताया है लोम्ब्रोसो ने। आयु के बारे में लोम्ब्रोसो ने कहा है कि ये अपराध को प्रभावित करने वाली सबसे पहली विशेषता है।
आयु के बारे में, मतलब एज के बारे में। तो किसी व्यक्ति की जो एज है वो उसको अपराध करने के लिए किस तरीके से जिम्मेदार होती है, इस पर जोर दिया है। और यहाँ पर जो अपराध शास्त्री बर्क हैं, बर्क, वो भी इसके समर्थक माने जाते हैं। वो भी इस बात पर विश्वास करते हैं कि हाँ, अगर कोई व्यक्ति 15 से 16 साल की एज का है तो वो सामान्य अपराध करेगा। अगर 25 से 26 साल की एज का है कोई व्यक्ति तो वो गंभीर अपराध करता है। और अगर कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा एज का हो गया, ओल्ड एज में, अपने बुढ़ापे में, तो वो कैसा अपराध करेगा, सेक्सुअल ऑफेंस करेगा, यौन अपराध ज़्यादा करता है। तो इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है एज को लेकर कि जो महिलाएं होती हैं वो पुरुषों की अपेक्षा कम अपराध करती हैं। पुरुष ज़्यादा अपराध करते हैं, महिलाएं कम अपराध करती हैं। तो ये फ़र्क पड़ता है किसी व्यक्ति की एज का उसके अपराध करने पर। नेक्स्ट है लिंग, यानी कि आयु की तरह ही जो लिंग होता है वो भी अपराध का उससे सीधा संबंध है। अब अपराध शास्त्रियों का ये मानना है कि जो पुरुष है वो महिलाओं की अपेक्षा ज़्यादा अपराध करते हैं। जो व्यक्ति पुरुष है, महिलाएं कम अपराध करती हैं, पुरुष ज़्यादा करते हैं। इसका कारण यह है कि पुरुष जो है वो आक्रामक स्वभाव के होते हैं, है ना, और जो महिलाएं होती हैं वो स्वभाव से थोड़ा सा उनका जो स्वभाव होता है, उनका जो टेम्परामेंट होता है वो थोड़ा सा कंट्रोल होता है। तो इस बेसिस पर इनका ये कहना है कि पुरुषों में आपराधिकता ज़्यादा है महिलाओं की अपेक्षा। थर्ड है शारीरिक स्थितियाँ, किसी की फिजिकल कंडीशन। अब इस बारे में लैम्ब्रोसो का ये कहना है कि जो व्यक्ति की शारीरिक संरचना होती है, जो उसके शरीर का आकार है, जो आकृति है, वो भी कभी कभी अपराध का कारण बन जाता है। इस संबंध में इन्होंने कहा है कि अपराधी जो है वो अपनी शारीरिक संरचना में दूसरे व्यक्तियों से, जो अपराधी नहीं हैं, गैर अपराधी हैं, उनसे अलग होती है। जैसे लैम्ब्रोसो का ये कहना है कि अपराधियों में आपको अलग तरीके के ही शारीरिक लक्षण मिलेंगे। जैसे अगर कोई व्यक्ति अपराधी है तो उसके दांत जो हैं वो थोड़े लंबे मिलेंगे, माथा जो है वो फ्लैट मिलेगा, नाक जो है वो थोड़ी चपटी मिलेगी। तो इस तरीके का इन्होंने एक डिस्क्रिप्शन दिया है एक अपराधी के बारे में कि किस तरीके से उसमें उसकी जो शारीरिक बनावट होती है वो अलग होती है गैर अपराधियों से। नेक्स्ट है शारीरिक दोष। शारीरिक दोष से यहाँ पे इनका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति में, मान लीजिए कोई व्यक्ति पागल है, उसके शरीर में कोई ऐसा दोष है, पागल है या फिर वो मतलब किसी की बात को समझ नहीं पाता है, विकृत चित्त वगैरह है, तो अगर किसी व्यक्ति में इस तरीके के लक्षण हैं तो वो व्यक्ति भी ज़्यादा अपराध करते हैं, क्योंकि उनमें काम की प्रकृति को, जो भी नेचर ऑफ एक्ट है, वो कुछ भी समझने की उनमें क्षमता नहीं होती, उनमें कैपेसिटी नहीं होती, उनको ये पता ही नहीं होता कि जो वो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। तो ये कुछ 4 पॉइंट डिस्कस किए हैं फिजिकल जो भी कंडीशंस में जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो कहा है लैम्ब्रोसो ने। तो लैम्ब्रोसो ने इन 4 के बेसिस पर फिजिकल कंडीशंस को बिल्कुल क्लियर किया है कि अगर कोई व्यक्ति फिजिकल कंडीशन के कारण अपराध करता है तो उसमें ये चारों पॉइंट्स जो है वो उसको प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट आता है पारिवारिक स्थितियाँ। दूसरा कारण हो सकता है किसी भी आपराधिकता का फैमिली कंडीशंस। अब फैमिली कंडीशंस का मतलब परिवार ही सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी व्यक्ति की लाइफ में, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो निर्माण होता है, उसकी पर्सनैलिटी जो क्रिएट होती है वो अपनी फैमिली में ही होती है। जैसा फैमिली का एटमॉस्फेयर होगा, जैसा वहाँ का वातावरण होगा, वैसा ही व्यक्ति बनता है। तो फैमिली जो है किसी भी व्यक्ति की, सोसाइटी में तो व्यक्ति बाद में जाता है, पहले तो फैमिली के अंदर ही रहता है। तो फैमिली भी उसके कैसे प्रारंभिक जीवन को निर्मित करती है। अगर परिवार में अपराध करने वाले लोग हैं, जो पहले से ही अपराध करते हैं, तो बच्चा भी वही सीखता है, वही करता है जो उसके फैमिली के मेंबर्स करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें समझनी चाहिए, क्योंकि बच्चे के लिए पहली पाठशाला क्या होती है, फैमिली होती है उसकी। जो फैमिली में वो करते देखता है वही वो करता है। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हम सदरलैंड का लेंगे। सदरलैंड ने फैमिली की कंडीशंस को अपराध के लिए जिम्मेदार बताते हुए कहा है कि कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चे अपराधी बन जाते हैं। अब उन परिवार में क्या क्या विशेषता होंगी जिनके बच्चे अपराधी बनते हैं। सबसे पहले परिवार का जो वातावरण है वो बिल्कुल अनैतिक और आपराधिक हो। तो अगर किसी परिवार का वातावरण अनैतिक है, अनैतिक का मतलब लोग आपस में, परिवार के सदस्य गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे के साथ बदतमीजी करते हैं, अच्छे से बात नहीं करते हैं, या आपराधिक हो, पहले से ही फैमिली का कोई मेंबर है वो पहले से ही वहाँ पे अपराधी है कोई, या कोई चोरी करता है ना, या कोई और अपराध करता है, तो अगर वहाँ का वातावरण ही ऐसा है कि वो एक अपराध को सर्जित करते हैं तो बच्चे भी ऐसे ही सीखेंगे। नेक्स्ट है अन्य सदस्य भी अपराधी हो। वही बिल्कुल सेम बात, अगर किसी फैमिली में कोई दूसरे मेंबर जो है फैमिली के वो खुद ही अपराधी हो, तो जो बच्चा उनसे सीखेगा वो भी क्या करेगा, अपराधी बनेगा।
अनुचित बात आचरण, मतलब गंदा कंडक्ट करते हो, वही गाली गलौज वगैरह एक दूसरे के साथ करते हो। नेक्स्ट है माता पिता में से एक या कोई दोनों की अनुपस्थिति, मतलब सदरलैंड का ये कहना है कि अगर माता पिता में से कोई भी एक परिवार में मौजूद नहीं रहता है या दोनों ही मौजूद नहीं रहते, मतलब कि या तो वो अलग अलग हो गए हैं या फिर एक की किसी की डेथ हो गई है या दोनों में से कोई भी एक है तो वो जॉब करता है या दोनों ही जॉब करते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, बच्चे पे ध्यान नहीं दिया जाएगा। बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इस पे ध्यान देने वाला कोई नहीं है, तो ये भी एक कारण बनता है आपराधिकता का। नेक्स्ट है सौतेला व्यवहार और ईर्ष्या। अगर किसी फैमिली में बच्चों के साथ सौतेला व्यवहार होता है, उनसे जेलसी की जाती है, उनसे ईर्ष्या नफरत की जाती है, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता, तो भी एक कारण है पारिवारिक स्थिति के अंदर आपराधिकता के कारक का। अशिक्षा, कुरीतियों का पालन करने वाला और रोगग्रस्त। तो अगर सदरलैंड का ये कहना है अगर किसी कोई फैमिली में ज़्यादातर मेंबर जो हैं वो बीमार हैं, रोगग्रस्त हैं और अशिक्षा है ना, पढ़ाई लिखाई पे बिल्कुल कोई जोर नहीं है, एजुकेशन बिल्कुल नहीं है फैमिली में, कुरीतियों का पालन करते हैं, बुरी जो रीतियाँ पहले से चली आ रही हैं उनका पालन करते हैं जो अच्छी नहीं है सोसाइटी के लिए, तो इस तरीके का अगर किसी भी फैमिली में मतलब ये सारी चीज़ें हैं तो सदरलैंड के अकॉर्डिंग ये आपकी फैमिली कंडीशंस के अंदर आएंगी और ये जिम्मेदार होती हैं किसी भी एक अपराध के लिए। फैमिली कंडीशन के बाद आते हैं सोशल रीजंस। सोशल रीज़न में क्या आ सकता है, कोई भी व्यक्ति सामाजिक कारणों से भी अपराध कर सकता है ना, बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि जब व्यक्ति बड़ा होता है तो वो सोसाइटी में जाता है, सोसाइटी में उठता बैठता है, तो सामाजिक परिस्थितियाँ भी अपराध के लिए एक बड़ा कारण हो सकती हैं। वो समाज में जैसा माहौल पाता है वैसा ही बन जाता है, और इंडिया में तो कई तरह के जो अपराध हैं, कई तरह के जो क्राइम्स हैं वो कुरीतियों के कारण ही उत्पन्न होते हैं। जैसे कि आपका बाल विवाह बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये एक कुरीति थी, कम उम्र में बच्चों की शादी कर दी जाती थी, अब तो वैसे बहुत सारे एक्ट इस तरीके के बन गए हैं। दहेज प्रथा है ना, बहुत समय से चली आ रही है, अब भी चल रही है सोसाइटी में, इसके लिए एक अलग से एक्ट भी पास हो गया, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, फिर भी चल रही है सोसाइटी में। तो ये सारी कुरीतियाँ हैं। अब इंडिया में कई तरह के अपराध हैं वो इन कुरीतियों के कारण ही होते हैं, ये भी तो अपराध हैं, एक्ट बन गया फिर भी समाज में हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, सोशल रीजंस है ना, दहेज के कारण बहुत ज़्यादा दहेज की मांग होती है, लड़की ने आत्महत्या कर ली, परिवार वाले दहेज ज़्यादा नहीं दे पाए, है ना, सुसाइड कर लिया, तो ये सब क्या है, ये अपराध जो हो रहे हैं ये सब सोशल रीजंस के कारण हो रहे हैं, समाज के कारण हो रहे हैं, और सामाजिक कारण भी जिम्मेदार होते हैं सोसाइटी में, किसके लिए, अपराध के लिए। तो ये आपके सोशल जो रीजंस हैं उसके अंदर आ जाएंगे। फैमिली रीजंस अलग हो गए, सोसाइटी के रीजंस अलग हो गए। सोसाइटी में आप रहोगे, आप किसी भी चीज़ का आपको पालन करना पड़ेगा जो सोसाइटी में होता आ रहा है ना, तो वो सब चीज़ें आपकी सोशल रीज़न के अंदर आएंगी। नेक्स्ट आती हैं इकोनॉमिक कंडीशंस। इकोनॉमिक कंडीशन सबसे ऊपर, इकोनॉमिक कंडीशन जब हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले आती है गरीबी। गरीबी यानी कोई भी व्यक्ति अगर गरीब है और उसके पास रोज़गार नहीं है तो फिर वो जाहिर सी बात है अपराध की तरफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और इकोनॉमिक कंडीशंस तो बहुत ज़्यादा किसी भी व्यक्ति को मतलब प्रभावित करने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर वो अपराध कर रहा है तो ज़रूर उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कहीं ना कहीं ख़राब है। पैसे की कमी है ना, आर्थिक विषमताएं, ये सब अपराध का महत्वपूर्ण कारण है। इकोनॉमिक कंडीशन में हमारा यही आती है सब कुछ। अपराध शास्त्री हैं एक बकारिया, इन्होंने कुछ कहा है इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में। इनका कहना है कि गरीबी, भुखमरी आदि से जब व्यक्ति में निराशा आ जाती है तो निराशा के बाद उसमें, क्योंकि उसके पास रोज़गार नहीं है, तो इस कारण ये सब चीज़ें उसके अंदर अपराध को जन्म देती हैं। क्योंकि वो गरीब है, रोज़गार भी उसके पास नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो आवारागर्दी, चोरी, यौन शोषण और जैसे नशाखोरी, नशा वगैरह करेगा, लूट करेगा, डकैती करेगा, है ना, वैश्यावृत्ति, व्याभिचार, ये बहुत सारे ऐसे क्राइम हो सकते हैं इकोनॉमिक कंडीशन के कारण। तो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी आपराधिकता के कारक में। अपराध के लिए वैसे बहुत सारे कारक हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं और आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है जहाँ तक ये हम समझते हैं, है ना। और इन इकोनॉमिक, अब कोई व्यक्ति है पैसे के लालच में, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के कारण ही तो लोग कालाबाजारी करते हैं, है ना, किसी को चीट करते हैं, चीटिंग करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, चीज़ों में मिलावट करते हैं और रिश्वत लेते हैं, डकैती, चोरी, ये सब जितने भी अपराध बढ़ रहे हैं ये सब इकोनॉमिक कंडीशन के कारण बढ़ रहे हैं। वहाँ ज़रूरी नहीं है कि वो व्यक्ति गरीबी है, वहाँ पर वो हो सकता है पैसे के लालच में ऐसा कर रहा है। तो ये सब आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस हो गए और ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका क्राइम कॉजेशन का। नेक्स्ट आता है राजनीतिक परिस्थितियाँ, यानी कि पॉलिटिकल कंडीशन।
अब देखो, पॉलिटिकल कंडीशन भी आज के टाइम में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं अपराध को बढ़ावा देने में। इसमें तो कोई संदेह नहीं है ना कि अपराध के लिए राजनीतिक कारण भी जिम्मेदार हैं। पॉलिटिकल रीजंस जो हैं वो भी आज के टाइम पे जिम्मेदार हो गए हैं। आज क्या हो गया है, ये आम सी धारणा बन गई है कि ज़्यादातर अपराधियों को राजनेताओं का संरक्षण मिल रहा है, उनका प्रोटेक्शन मिल रहा है। ठीक, जो राजनीतिक लोग हैं वही कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। इसे क्या बोलेंगे, जब वो राजनीतिक लोग उल्लंघन करते हैं कानून का, तो उसे बोलेंगे राजनीतिक भ्रष्टाचार। जैसे जैसे करप्शन बढ़ रहा है, करप्शन भी तो एक अपराध है। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप देखोगे कि राजनीतिक व्यवस्था में अपने फ़ायदे के लिए लोग वेश्यावृत्ति, जुआ, शराबखोरी, इस तरीके के अपराध करते हैं लोग। बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन है और वर्तमान स्थिति ऐसी हो गई है कि कई अपराधी लोग ही खुद राजनीतिक सत्ता में बैठ जाते हैं और लोग क्या करते हैं, ये लोग कानून बनाने से लेके प्रशासन तक के हर काम में इंटरफेयर करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो पॉलिटिकल रीजंस हैं वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं अपराधिकता को बढ़ावा देने के लिए। भ्रष्टाचार तो आम बात हो गई, करप्शन तो आम बात हो गया, रिश्वतखोरी आम बात हो गई। तो ये सब जो है आज के टाइम में बहुत बड़ा, जितनी भी हमने कंडीशन पढ़ी है ना, सब कहीं ना कहीं देखिए जिम्मेदार हैं अपराध के लिए। नेक्स्ट आते हैं सबसे लास्ट, मनोवैज्ञानिक कारण, यानी कि साइकोलॉजिकल रीज़न। मनोवैज्ञानिक कारण भी अपराध को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। यहाँ पर एक फ्रांस के बड़े ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, अल्फ्रेड बीने। इन्होंने अपनी मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला में लगातार प्रयोग के बाद लोगों में पाई जाने वाली मंदबुद्धि की समस्या के संबंध में जो उनकी मानसिक आयु होती है और जो बुद्धि होती है कि उसकी अवधारणाएं इन्होंने प्रतिपादित की। मतलब इन्होंने एक रिसर्च किया और उस रिसर्च के आधार पर इन्होंने पाया कि व्यक्ति में अगर किसी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो वो किस तरीके से, कोई व्यक्ति अगर मंदबुद्धि का है तो किस तरीके से ये सब चीज़ें उसको अपराध करने के लिए प्रभावित कर सकती हैं, है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मनोवैज्ञानिक कारणों में कोई भी व्यक्ति, यहाँ पे मनोवैज्ञानिक कारणों में एक और आपको ध्यान रखना है, फ्राइड ये भी एक क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने भी बहुत ज़्यादा मतलब रिसर्च की है इस चीज़ पर कि किस तरीके से किसी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक कारण जो हैं उसको प्रभावित कर सकते हैं। अब मनोवैज्ञानिक कारणों में क्या क्या आ सकता है, कई सारी चीज़ें आ सकती हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति इमोशनली बहुत कमज़ोर है, जल्दी से रोने लगता है, जल्दी से हंसने लगता है, उसकी जो अंदर की इमोशनल फीलिंग्स है ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। तो ऐसे व्यक्ति को अगर किसी ने कुछ कह दिया और उसने उस चीज़ का बुरा मान लिया और बाद में उसने उससे बदला लिया, तो ये उसकी क्या हुई, ये उसकी भावनात्मक कमज़ोरी हुई और ये एक कारण बनता है अपराध का और ये कारण आएगा आपका मनोवैज्ञानिक कारण में। नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से गरीब है, असुरक्षित है, तो इस कारण अगर अपराध करेगा तो वो भी उसका मनोवैज्ञानिक कारण के अंदर आएगा। कोई व्यक्ति अपनी जीविका कमाने के लिए, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए हमेशा से संघर्ष करता आ रहा है, हमेशा से उसने स्ट्रगल किया है, तो ये भी उसका एक मतलब जो उसका अंदर का जो मनोविज्ञान है, मतलब मनोविज्ञान तो नहीं कहेंगे, अंदर की जो उसकी भावनाएं हैं, अब वो थक चुका है, अब वो आगे इतनी मेहनत नहीं कर सकता, तो कहीं ना कहीं उसमें भी आपराधिकता के लिए पनपने लगती है आपराधिकता। तो ये भी एक कारण होता है आपका मनोवैज्ञानिक कारण के अंदर। किसी के अंदर पास बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है, किसी के परिवार में लगातार कलह होता है, कहासुनी होती है, वो सब चीज़ें, कोई किसी बुरी घटना का शिकार है ना, बुरी घटना हो गई उसकी लाइफ में, उसका शिकार है और उसके माइंड से, उसके मस्तिष्क से वो चीज़ जा ही नहीं पा रही। नेक्स्ट है, बचपन से ही किसी को कोई निराश है, बचपन में ही से ही कोई निराशा उसके मन में है, तो ये सब जो है ये आपके साइकोलॉजिकल रीज़न के अंदर आते हैं। तो हमने 6 जो हैं वो अलग अलग रीजंस डिस्कस किए हैं, ये सारे आपके फैक्टर्स हैं क्राइम कोजेशन के। तो अगर आपराधिकता हो रही है या समाज में अगर आपराधिकता बढ़ रही है तो उसके इनमें से कोई भी एक ना एक कारक आपको ज़रूर मिलेगा। या तो सोसाइटी के रीज़न ऐसे होंगे जिस कारण कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है, या इकोनॉमिक कंडीशन किसी की ऐसी होगी कि वो अपराध कर रहा है, या किसी का साइकोलॉजिकल रीज़न ऐसा होगा। मतलब कुछ ना कुछ, इन ये जो 6 कारक हमने डिस्कस किए हैं ना, इनमें से कुछ ना कुछ एक कारक ऐसा होगा जो उस व्यक्ति के अंदर पाया जाएगा और उस कारण वो उस अपराध को करता है। अब हमने फैक्टर्स समझ लिए, क्राइम कॉजेशन के क्या क्या फैक्टर्स हैं। उन फैक्टर्स में हमने ये समझा था कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी अपराध को करता है तो उनमें से कोई ना कोई एक रीज़न ज़रूर होगा जब वो उस अपराध को कर रहा है। लेकिन अब इसी से निकल कर आती है मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ क्राइम कॉजेशन। मल्टी फैक्टर थ्योरी ये बोलती है कि किसी भी अपराध के लिए केवल आप एक कारण को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। नाम से ही आप समझ लीजिए, मल्टी फैक्टर मतलब एक से ज़्यादा कारक हैं
जो जिम्मेदार हैं किसी व्यक्ति के अपराध के लिए। इस थ्योरी का सिंपली आपको अगर फंडा समझना है तो ये समझिए कि एक सबसे पहले तो सिंपली ये समझो कि ये जो थ्योरी है वो ये बोल रही है कि अपराध जो है वो किसी एक कारण से नहीं होता, बल्कि बहुत सारे कारक मिलकर जो हैं वो अपराध को जो है कर बनाते हैं। उसके लिए अनुकूल समस्याएं हैं, अनुकूल परिस्थितियां हैं, वो सब क्रिएट करते हैं, तब जाके कोई व्यक्ति अपराध करता है। और ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति केवल एक कारण से ही अपराध कर रहा है, बल्कि बहुत सारे कारक हैं, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो मिलकर किसी अपराध के लिए अनुकूल परिस्थिति बनाते हैं। यहाँ पर एक बहुत फेमस जो है वो क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं विलियम हीले, जिन्होंने इस थ्योरी का बहुत ज़्यादा समर्थन किया है। विलियम हीले का कहना है कि कोई एक या दो कारण के सहयोग से अपराध गठित नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि एक रीज़न जिम्मेदार है या दो रीज़न जिम्मेदार है इसलिए कोई व्यक्ति जो है वो क्राइम कर रहा है, बल्कि बहुत सारे कारक ऐसे हो सकते हैं, बहुत सारे कारण ऐसे हो सकते हैं कि एक अपराध के लिए अनुकूल स्थिति वो पैदा कर देते हैं, जिस कारण सोसाइटी में अपराध होते हैं, है ना। इसीलिए आप केवल गरीबी को, केवल माता पिता के अभाव को किसी बच्चे को अपराधी बनने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। किसने केवल गरीबी के कारण अपराध किया या इसके पास माता पिता नहीं थे इसलिए इसने अपराध किया है, बल्कि बहुत सारे कारक हो सकते हैं। हो सकता है वो बुरी संगत में फंस गया हो सकता है उसके पास एजुकेशन ना हो, उसकी किसी ने लापरवाही की हो, उस पर ध्यान ना दिया हो, उसका जो आसपास का वातावरण है वो दूषित वातावरण हो, तो ये भी तो सहयोग दे सकते हैं एक बच्चे को अपराधी बनाने में। कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं होगा। अब मल्टी फैक्टर थ्योरी के अंदर ये ऐसे 7 रीजंस बताए गए हैं जो किसी व्यक्ति के अपराध को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले है गतिशीलता, संस्कृतियों का अंतर्विरोध, सेकंड, थर्ड है पारिवारिक स्थिति, फोर्थ है राजनीतिक विचारधारा, फिफ्थ है धार्मिक मान्यताएं, 6 है आर्थिक दशा और 7 बताया है अपराध की पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी ऑफ क्राइम। अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं गतिशीलता यानी कि मोबिलिटी की। गतिशीलता का मतलब होता क्या है? देखो आज के टाइम में जैसे जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बढ़ रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है ना, शहरों में जनसंख्या बढ़ रही है, तो उसके साथ साथ आवागमन के साधन भी तो बढ़ रहे हैं। आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हो। पहले ऐसा नहीं था, पहले वाहन इतने उपलब्ध नहीं थे, है ना। अगर किसी ने कोई क्राइम कर भी दिया आज के टाइम में तो उसके लिए बच निकलना बिल्कुल मिनटों की चुटकियों की बात है। फ़ौरन अपराध किया और फ़ौरन बड़ी तेज़ी से बैठे बाइक पर भाग गए, है ना। होता है ऐसा, किसी की चेन लूट ली, भाग गए बाइक पे बैठ के, तो ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। तो इसे ही बोलते हैं गतिशीलता। अपराध करने के बाद अपराधी का ईजिली भाग निकल जाना। और अनेक तरह के आज के टाइम पे तो प्रसार भी उपलब्ध हैं, दूर संचार की सुविधा भी बहुत ज़्यादा उपलब्ध है। इजीली फ़ोन पे बात की, पता लगाया, ख़त्म बात। तो ये सब कारण क्या है? व्यक्तियों के आपसी संबंध बढ़ रहे हैं, है ना, उनकी घनिष्ठता बढ़ गई है। इसी कारण व्यक्तियों को ऐसी जगह पहुंचना बहुत ही आसान हो गया है जहां पर वो अजनबी है, जहां पे वो कभी पहुंचे ही नहीं। तो वैसी जगह वो अपराध करने से भी नहीं डरते जहाँ वो कोई उनको जानता ना हो, कोई उनके बारे में उनकी पहचान ना कर पाए। तो ये सब क्या है? ये गतिशीलता है। अगर वो पकड़े भी जाएंगे ऐसी जगह पे जहाँ उन्हें कोई नहीं मतलब जानता, तो वहाँ पे क्या होगा? उन्हें बदनामी का तो कोई डर होगा नहीं कि यहाँ पे हमें ये लोग जानते हैं, हमें बदनाम कर देंगे कि ये तो चोरी करते हुए पकड़ा गया किसी के घर पे, या लूट करते हुए पकड़ा गया। तो इसी कारण व्यक्ति की गतिशीलता में जैसे जैसे परिवर्तन हो रहा है तो अपराधिकता की समस्याएं भी तो बढ़ रही हैं। तो मल्टी फैक्टर थ्योरी यही बोलती है कि गतिशीलता ने भी बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है अपराधों को। नेक्स्ट आता है संस्कृतियों में अंतर्विरोध यानी कि कल्चर कॉन्फ्लिक्ट। अब देखो जो भी कभी कभी, अब देखो जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बढ़ रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे क्या हो रहा है? सोसाइटी डिसऑर्गेनाइज हो रही है, समाज का विघटन हो रहा है, समाज विघटित होता जा रहा है, जिस कारण समाज में बहुत सारी मान्यताएं और मूल्य जो पहले चले आ रहे थे हमारे, वो आपस में उनके टकराव होता है, उनमें कॉन्फ्लिक्ट होता है। पुरानी और नई पीढ़ी के व्यवहार में बहुत बड़ा अंतर आ गया। जो आज की पीढ़ी पसंद करती है, जो वो पहले की जनरेशन पसंद नहीं करती। तो जैसे जैसे चेंजेस हो रहे हैं, आपस में जनरेशन की सोच भी नहीं मिल पाती, जिस कारण क्या होता है, जब सोच नहीं मिल पाती तो जब कॉन्फ्लिक्ट होता है आपस में, तो फिर क्या होगा? अनबन होगी, विरोध होगा, झगड़ा होगा, जो अपराध के लिए क्या करेगा? अनुकूल वातावरण पैदा करेगा। और जैसे जैसे कल्चर में कॉन्फ्लिक्ट होता है, संस्कृतियों में टकराव होता है, आपराधिकता की स्थिति होने का
ये सबसे अच्छा मतलब मौका मिल जाता है अपराध को बढ़ाने का। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में क्या हुआ था, 1947 में जब इंडिया मतलब बंटवारा हुआ था, इंडिया आज़ाद हुआ था और फिर बंटवारा हुआ था इंडिया का, तो जब भारत का विभाजन हुआ तो अपराध में कितनी वृद्धि हुई, बहुत ज़्यादा अपराध हुए उस टाइम पर। संस्कृति के टकराव के कारण ही तो आपराधिकता में वृद्धि हुई। तो इस तरीके से यहाँ पर संस्कृतियों में जब टकराव होता है, जब कॉन्फ्लिक्ट होता है कल्चर्स में, तो वो भी आपराधिकता को बढ़ावा देता है सोसाइटी में। नेक्स्ट आता है पारिवारिक स्थिति। यही चीज़ हमने ऊपर भी डिस्कस की थी, जो बातें हमने सदरलैंड की पढ़ी हैं। तो मल्टीपल फैक्टर थ्योरी इसको मान्यता देती है और कहती है कि परिवार की स्थिति भी बहुत गहरा प्रभाव डालती है किसी व्यक्ति के अपराध बनने में। जैसा परिवार का माहौल होगा ऐसा ही व्यक्ति बनता है। परिवार का माहौल अच्छा होगा, शिक्षा वाला होगा, सब व्यक्ति पढ़े लिखे हैं, है ना, तो यहाँ पर बच्चे भी वही सीखते हैं, क्योंकि परिवार ही पहली पाठशाला होता है किसी भी व्यक्ति के लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात पारिवारिक स्थिति यानी कि फैमिली कंडीशन, ये हमने ऊपर भी पढ़ा और यहाँ पर भी हमें बार बार डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। सदरलैंड ने जो जो बातें ऊपर बताई हैं कि कोई परिवार के ये जो बच्चे हैं, ऐसे ही परिवार के बच्चे ज़्यादातर अपराधी बनते हैं, जो इन्होंने पॉइंट ऊपर हमने डिस्कस किए हैं, है ना। माता पिता नहीं है फैमिली में, उनका डाइवोर्स हो गया, या जॉब करते हैं दोनों, बच्चे पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या परिवार में बुरा वातावरण है, गाली गलौज देते हैं सदस्य एक दूसरे को, या जो अदर मेंबर हैं फैमिली के वो खुद भी अपराधी हैं। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। नेक्स्ट होता है आपका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी यानी कि राजनीतिक विचारधारा। बिल्कुल सेम उसी की तरह जो हमने अभी पॉलिटिकल रीजंस पढ़े थे। तो विधायक और सांसद, अब देखो आप ये समझो कि जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, जो संसद के सदस्य होते हैं, वो कौन होते हैं? आपके पॉलिटिकल पर्सन्स होते हैं, है ना, राजनीतिक व्यक्ति होते हैं, जो आपकी विधायिका में बैठे हैं, आपके पार्लियामेंट में बैठे हैं। वही तो लॉज बनाते हैं, वही विधि का निर्माण करते हैं, और वे अपनी विचारधारा के अकॉर्डिंग ही लोकमत तैयार करने में कुशल रहते हैं, लोकमत तैयार करते हैं, पब्लिक का ओपिनियन तैयार करते हैं। और इस तरह से राजनीतिक विचारधारा को जो भी लेजिस्लेशन बनाए जाते हैं, जो भी लॉज बनाए जाते हैं, उसकी प्रक्रिया के द्वारा ही बल मिलता है, और समाज के प्रति वो ढांचे को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, है ना। समाज, सोसाइटी उन लॉज से प्रभावित होती है। सोसाइटी जैसे जैसे लॉज बनाए जाएंगे वैसे वैसे सोसाइटी उनसे प्रभावित होगी। जिस तरीके की भी लॉज आएंगे, जिस तरीके की भी कानून आएंगे, तो इस तरीके से जो आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है ना, जो राजनीतिक विचारधारा है, वो भी प्रभावित करती है हमारी सोसाइटी में अपराधों को, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा कि कितनी तरीके से कोई ना कोई चीज़ प्रभावित कर रही है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, लॉटरी और नशाबंदी के कानून को बनाया गया था, लॉटरी और नशाबंदी को लिए, लेकिन उससे क्या हुआ? जुआ और नशाखोरी के अपराधों में वृद्धि हुई। ठीक, बढ़ते चले गए। आज भी जो सोसाइटी में नशाखोरी है वो बंद नहीं हुई, है ना, अभी भी पाए जाते हैं इस तरीके के मुद्दे। जुआ भी आज तक पाया जाता है सोसाइटी में, ऐसा तो नहीं है कि ये चीज़ बंद हो गई। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे जैसे पॉलिटिकल चेंजेस हुए, जैसे जैसे राजनीतिक परिवर्तन हुए, उसके साथ साथ देश में नए राजनीतिक अपराध भी तो बढ़ रहे हैं। भ्रष्टाचार बढ़ता है, करप्शन बढ़ता है, तो ये सब क्या है? ये एक तरीके के अपराध हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि सोसाइटी में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई एक्ट नहीं है, करप्शन एक्ट बनाया हुआ है, तो फिर भी सोसाइटी में करप्शन तो होता है। तो यहाँ पर ये जो राजनीतिक विचारधारा है, या जो भी आपके चेंजेस हो रहे हैं, पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं समाज में अपराध को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है धार्मिक मान्यताएं यानी कि रिलीजियस बिलीफ। अब किसी भी देश की धार्मिक मान्यताओं में परिवर्तन का देखो आपराधिकता पे बहुत प्रभाव पड़ता है ना। और यहाँ पर सोसाइटी में नैतिकता को बनाए रखने में, मतलब कि मॉरलिटी बनी रहे, उसमें धर्म की बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। धर्म का समाज में कोई भी अनैतिक कार्य नहीं होना चाहिए, धर्म इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है ना। धर्म ये कहता है कि जो अच्छा है, वो जो पुण्य है वो कीजिए, और जो पाप है उसको छोड़ दीजिए। तो हर व्यक्ति का रिलीजन अलग अलग है, और ये जो धार्मिक बंधन है ना, ये व्यक्ति को अपनी सीमाओं में रहने के लिए बाध्य करते हैं कि हर व्यक्ति अपनी लिमिट में रहे। पाप या अपराध कर्मों से दूर रहने की हमें प्रेरणा देता है हमारा धर्म, चाहे कोई भी धर्म हो। हर धर्म यही कहता है कि आप पाप से दूर रहो, पुण्य करो, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करो, भलाई करो, और अपनी लिमिट में रहो। यही कारण है कि आज के टाइम में धार्मिक बंधनों की अब धीरे धीरे शिथिलता हो रही है। मतलब रिलीजन में लोग इतना विश्वास नहीं रखते। धीरे धीरे इन चीज़ों का, जो हमारे धार्मिक बंधन थे जैसे पहले थे,
वे आज नहीं हैं ऐसे, उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए हैं, है ना। अब क्या होता है कि मनुष्य जब चेंज हुआ, अब लोग अपने आप को इतना ज़्यादा धार्मिक बंधनों में जकड़ा हुआ नहीं महसूस करते हैं, या इतना ज़्यादा रिलीजियस बिलीफ अब लोगों में नहीं रहा है जितना कि पहले था। व्यक्ति क्या करते हैं, स्वच्छंद जीवन जीने का प्रयास करते हैं, है ना। संसार में जैसे जैसे लालच बढ़ता जा रहा है, धार्मिक मान्यताओं की कमी होती जा रही है, तो इस कारण भी क्या होता है कि यहाँ पर अब जैसे जैसे धार्मिक मान्यताओं में कमी होगी तो समाज में अपराध तो बढ़ेंगे ही, है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इन सब चीज़ों ने भी बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है अपराध को। तो मल्टीपल फैक्टर थ्योरी के अंदर धार्मिक मान्यताएं जैसे जैसे शिथिल होती जा रही हैं, उनका प्रभाव कम होता जा रहा है, ये भी एक कारण बनता है सोसाइटी में अपराध का। नेक्स्ट है आर्थिक दशा, वही इकोनॉमिक कंडीशन। अब सोसाइटी की अगर इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं होगी तो किसी भी सोसाइटी में क्या होगा, अपराध ज़्यादा होंगे, क्योंकि सोसाइटी की इकोनॉमिक कंडीशन में और आपराधिकता में बहुत ही पास का संबंध होता है, बहुत ही निकट का संबंध होता है। निकट का संबंध क्यों, जब कोई व्यक्ति गरीब होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने की कोशिश करेगा, तो वो रिश्वतखोरी करेगा या भ्रष्टाचार करेगा, करप्शन करेगा, या उसके पास रोज़गार नहीं है तो वो किसी को लूटेगा या चोरी करेगा या डकैती करेगा। तो ये सब इकोनॉमिक कंडीशन ही तो है, क्योंकि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, उसे रोज़ी रोटी कमानी है, तो इसके लिए वो क्या करेगा, जब उसकी इकोनॉमिक कंडीशन ही अच्छी नहीं है, रोज़गार के साधन उसके पास नहीं है। तो यहाँ पर ये जो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन है ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। अच्छा, इन इकोनॉमिक कंडीशन के वजह से ही कभी कभी जो महिलाएं हैं, है ना, महिलाएं क्या करती हैं, यौन अपराध की तरफ बढ़ने लगती हैं, वैश्यावृत्ति की तरफ बढ़ने लगती हैं। तो ये सब जो है ये आपकी इकोनॉमिक कंडीशन को दिखा रही है कि कितनी ख़राब है इकोनॉमिक कंडीशन। अगर इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब है ना, आर्थिक दशा ख़राब है ना किसी परिवार की, तो वहाँ पे अपराध बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है अपराध की पारिस्थितिकी। पारिस्थिति का मतलब होता है इकोलॉजी, यानी कि आसपास का इलाका। आसपास का इलाका जैसा है उसी तरीके से वो अपराध पे भी अपना प्रभाव डालते हैं। और ये जो आसपास का इलाका है ना, ये अपराधिकता को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकता, है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप चोरों की बस्ती में रहते हैं, वहाँ का वातावरण ही ऐसा है कि सब लोग चोरी करते हैं। अब आप अगर वहाँ जाके रहने लगो तो चोर ही कहलाओगे, क्योंकि चोरों के बीच में रहोगे। तो इसी तरीके से इकोलॉजी है ना, पारिस्थितिकी, आसपास की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं। अच्छा, ये जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये केवल भौगोलिक परिवेश ही नहीं इसके अंदर आएगा, बल्कि जो सोसाइटी की पारिस्थितिकी होती है, मतलब जो सामाजिक पारिस्थितिकी होती है, जो सोशल इकोलॉजी होती है, वो भी इसमें शामिल होती है। इसलिए बहुत सारे कारण होते हैं। अब यहाँ पे इस पॉइंट को डिस्कस करने के लिए ये समझो कि जो शहरी इलाके हैं और जो ग्रामीण इलाके हैं, गाँव के इलाके हैं, उनमें कितना फ़र्क होता है। जो अपराध शहरों में हो रहे हैं वो गाँव में नहीं होते, और जो अपराध गाँव में होते हैं वो शहर में नहीं होते, है ना। फॉर एग्जाम्पल गाँव में ज़्यादातर आमतौर पर क्या क्या अपराध होते हैं, खेत में खड़ी हुई फसल किसी ने काट ली, है ना, पशुओं की चोरी कर ली, जो जानवर वगैरह फिरते रहते हैं गांव में, किसी के खेत में ज़बरदस्ती कोई घुसाया, अतिक्रमण कर दिया, खलिहान में आग लगा दी। तो क्या ऐसे अपराध शहर में होते हैं? नहीं। वो वहाँ की इकोलॉजी, गांव की इकोलॉजी ही ऐसी है, वहाँ की पारिस्थितिकी ऐसी है कि वहाँ पे इस तरीके के अपराध होते हैं। शहर में ऐसा नहीं होता, है ना। शहर में अलग ही तरीके के अपराध होते हैं, किसी को लूटना, किसी के साथ गबन करना, कपट करना, धोखाधड़ी करना, अवैध व्यापार करना। तो ये सब क्या होता है, ये शहरों में होता है। तो कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो केवल शहर में होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं सिर्फ गांव में होते हैं। तो शहरी और ग्रामीण इलाकों में अपराध बिल्कुल अलग अलग होते हैं। इसके अलावा पारिस्थितिकी में आपका आस पड़ोस का वातावरण आ सकता है। जैसा आपके आस पड़ोस का वातावरण होगा वैसे ही आप समाज में अपराध भी बढ़ेंगे, है ना। आसपास का वातावरण आपके अच्छा है, माहौल अच्छा है, अच्छे लोग रहते हैं, शिक्षित लोग रहते हैं, तो आप भी वैसे ही बन जाओगे। और अगर आसपास का वातावरण अच्छा नहीं है ना, लोग एक दूसरे के साथ गाली गलौज करते हैं, अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, या बहुत मतलब गंदा वातावरण है, ऐसी बस्ती है जहाँ पर लोग अच्छे से नहीं रहते हैं, जो अपराध हैं वो वहाँ पे खुलेआम होते हैं, तो ये सब आस पड़ोस का वातावरण हुआ और ये भी कहीं ना कहीं अपराध को प्रभावित करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि मल्टीपल फैक्टर थ्योरी जो है वो इस तरीके से बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको जिम्मेदार बताती है कि किस तरीके से सोसाइटी में अपराध बढ़ रहे हैं। लेकिन अपराध के लिए कोई एक कारक को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते,
मल्टीपल फैक्टर थ्योरी का मतलब यही है कि बहुत सारे फैक्टर जिम्मेदार हैं। और बाकी जो हमने ऊपर कंडीशन डिस्कस की हैं, चाहे वो फिजिकल कंडीशन हो, इकोनॉमिक कंडीशन हो, सोशल कंडीशन हो, वो सब तो जिम्मेदार है ही। बट वे कंडीशन ये कहती है कि कोई एक ना एक कारक आपको ज़रूर मिलेगा किसी भी अपराध के लिए। बट मल्टीपल फैक्टर थ्योरी के हिसाब से बहुत सारे कारक जिम्मेदार होते हैं, किसी एक को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते अपराध के लिए। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया है क्रिमिनोलॉजी के अंदर ही क्राइम कोजेशन के फैक्टर्स को, कि आपराधिकता के लिए क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ क्राइम कोजेशन, क्या क्या थ्योरीज हैं क्राइम कोजेशन आपराधिकता के संबंध में, क्या क्या सिद्धांत हैं और वो थ्योरीज क्या कहती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप चाहें तो हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ढेर सारे नोट्स और PDF मिल जाएंगे। और अगर आपको दूसरे लॉज भी पढ़ने हैं जो अभी तक हमने इस चैनल पर डिस्कस किए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक पर जाकर वहाँ से उनको पढ़ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।